सो गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनल अकाउंट का चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स होता है एडजस्ट करना, चीज़ें एडजस्ट करनी। तो हम लोगों ने पहले फाइनल अकाउंट बनाया था जिसमें सारी चीज़ें सही थी, हम लोगों ने क्या किया, उनको उठा के पोस्ट कर दिया। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी आएंगे, उनको करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट कैसे होंगे ये क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। पहले कौन कौन से एडजस्टमेंट आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ नोट किया है, आप लोग भी नोट कर लीजिए। सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस सब लोगों ने सुना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस विच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट हैव नॉट बीन पेड येट आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मीन्स बेनिफिट ले लिया है, एक्सपेंस हो गया बट हमने क्या किया, उसका पेमेंट नहीं किया। एक्सपेंस कर लिया, खर्चा हो गया बट हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, वो क्या हो गया, अभी देना बाकी है। कैसा एक्सपेंस हो गया वो? आउटस्टैंडिंग, जो दिया नहीं है आगे देना पड़ेगा, वो कैसा एक्सपेंस हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं सैलरी का। सैलरी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो चलो उसी के थ्रू हम समझते हैं इसको। मान लो मिस्टर ए हैं और ये एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं। इन्होंने ये मंथ है 1 मंथ, मान लो ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, इन्होंने ये पूरे महीने काम किया, इन्होंने ये पूरे महीने काम किया। और एंड में जब यहाँ पे आए, इनका महीना जब खत्म हुआ यहाँ पे 30 अप्रैल को, इन्होंने सैलरी मांगी, इन्होंने कंपनी से सैलरी मांगी। बट यहाँ पे इनको सैलरी नहीं दी गई क्योंकि कंपनी ने बोला कि हमारे पास में अभी फंड नहीं है, पैसा नहीं है, मैं आगे आने वाले मंथ में कर दूंगा, आगे आने वाले मंथ में इनका पेमेंट कर दूंगा। तो क्या हुआ, इस जो 1 महीने का इन्होंने इस महीने में जो काम किया ए ने, इसका पेमेंट अभी नहीं मिला, तो क्या अकाउंट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा? एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया? सीधी सी बात है, एक्सपेंस हो गया। पैसा आज नहीं देना है लेकिन अगले महीने देना पड़ेगा। तो क्या है, ये एक्सपेंस है। और ये कैसा एक्सपेंस है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि इस मंथ में हमने पेमेंट नहीं दिया, आगे देना पड़ेगा, तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर इसकी जनरल एंट्री बोली जाए तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस तो हो गया, एक्सपेंस हो गया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे हम लोग। तो रिकॉर्ड करते तो क्या रिकॉर्डिंग होती थी हमारे जनरल एंट्रीज में एक्सपेंस की? सपोज दैट इनको एक्सपेंस यहाँ पे 5000 का इनकी सैलरी है और यहीं पे इनका पेमेंट हो गया, यहीं पे इनका पेमेंट हो गया इसी मंथ में 30 अप्रैल को ही पेमेंट इनका कर दिया गया, तो एक्सपेंस हो गया, पैसा दे दिया गया, यहाँ पे तो पेमेंट हो ही गया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होती थी। यहां पे क्या एंट्री होगी? यहां पे भी अगर जो ये सैलरी है तो सैलरी के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। वहां पे तो कैश दे दिया लेकिन यहां तो कैश दिया नहीं, जब कैश नहीं दिया तो दूसरा नाम क्या रिकॉर्ड किया जाए? तो आउटस्टैंडिंग। जनरल एंट्री में उसको आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा कि लायबिलिटी आपके ऊपर एक क्रिएट हो गई। और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, देखो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, एंट्री बन जाएगी हमारी। आउटस्टैंडिंग क्लियर हुआ, समझ में आ गया क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी? एक्सपेंस हो गया, पेमेंट नहीं किया गया, आगे आने वाले मंथ में किया जाएगा, तो वो क्या हो गया? वो हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, जो भी वो आउटस्टैंडिंग हो गया, अभी दिया नहीं आगे देना है, लायबिलिटी होती है हमारी। अब नंबर 2, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, प्रीपेड मीन्स पहले ही मोबाइल का आप रिचार्ज करवाते हो, कौन सा रिचार्ज होता है? प्रीपेड। 3 महीने का रिचार्ज करवाते हैं आप, 300 रुपये 400 रुपये जो भी होता है, आप पेमेंट करते हैं, वो पहले आपने पेमेंट किया उसके बाद आपको सर्विसेज मिली, पहले आपने पेमेंट किया उसके बाद सर्विसेज मिली, तो वही है यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने एक्सपेंस कर दिया, पैसा दे दिया आपने, बट अभी उसके बदले में काम नहीं लिया, वर्क नहीं करवाया,
अपने एम्प्लॉय से, तो वो ऐसे एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इन सम केस बेनिफिट ऑफ अमाउंट ऑलरेडी स्पेंट, अमाउंट आपने स्पेंड कर दिया, एंड आल्सो पेड रिलेट्स टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, सच आर पार्ट ऑफ एक्सपेंस नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलो मैं इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये मिस्टर ए हैं और इन्होंने इस कंपनी में वर्क किया 1 मंथ किया। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का मंथ है। इन्होंने 1 महीने का यहाँ पे वर्क किया और यहाँ पे इन्होंने सैलरी मांगी। सपोज दैट इनकी सैलरी है 5000, यहाँ पे इन्होंने सैलरी मांगी, तो कंपनी ने इनको 5000 का पेमेंट कर दिया, बट इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये नेक्स्ट मंथ, जो अभी इन्होंने वर्क नहीं किया इस नेक्स्ट मंथ में, ये मई का मंथ है और इन्होंने इस मंथ काम नहीं किया, बट इन्होंने कंपनी से रिक्वेस्ट किया यहीं पे 30 अप्रैल को ही कि मुझे अगले महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे कोई काम है और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, इसलिए अगले मंथ की सैलरी भी आप मुझे आज ही दे दीजिए। ये बताइए इस मंथ में इन्होंने कोई काम किया? कोई काम नहीं किया, बट सैलरी ले ली कंपनी से। तो क्या हो गया, यहाँ पे काम नहीं किया बट सैलरी उठा ली, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कंपनी का क्या हुआ? प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, पहले ही पे कर दिया। क्लियर हो गया? अब देखो 3rd नंबर पे आते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम की बात आ रही है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? आउटस्टैंडिंग शब्द यहां पे जुड़ गया, आप समझ गए होंगे कि इनकम हो गई लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ है। एक्योर्ड इनकम, इसको एक्योर्ड एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्योर्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्योर्ड इनकम, ठीक है। आर दोज इनकम विच हैव बीन अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट बीन रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कैसे आउटस्टैंडिंग इनकम कैसे इनकम है? जो अकाउंटिंग पीरियड में अर्न तो कर ली गई है, सपोज दैट सेल हो गई बट उसका पेमेंट नहीं मिला, वो उधार सेल हुई, पेमेंट कब मिलेगा? अकाउंटिंग पीरियड के बाद में। सपोज दैट ये 31 मार्च को सेल की गई और पेमेंट अब अप्रैल में होगा, 31 मार्च 2018 अप्रैल। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, यहीं से दूसरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो वो एक्सपेंसेस वो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है जो अकाउंटिंग पीरियड में इनकम तो हो गई बट उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। सेल हो गई बट उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। या रेंट पे कोई बिल्डिंग दे रखा है बट क्या हुआ, उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू कंसर्न इनकम। कंसर्न इनकम मीन्स कोई भी इनकम हो सकती है, रेंट से इनकम आ गई है, ठीक है, या कमीशन से इनकम आई है, तो उसको बोल दिया गया कंसर्न इनकम, ठीक है। जो भी इनकम होगी उसका नाम यहाँ पे डाल दिया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद होता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम means an income that has not been earned but it received in advance, called unearned income। क्या मतलब हुआ इसका? अनअर्न्ड इनकम, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 31 मार्च 18 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मान लो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 18। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखा है और रेंट मिल गया। रेंट बकाया था, बकाया तो कुछ भी नहीं था लेकिन रेंट वो मिला हमको किस मंथ का? अप्रैल मंथ का। यहाँ पे 10,000 का रेंट मिल गया और ये रेंट किस मंथ का है? अप्रैल मंथ का। अप्रैल कौन सा? अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19। देखो यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल टू 31 मार्च 18, ठीक है। तो क्या हुआ,
हमने जो बिल्डिंग रेंट पे दे रखा था उससे हमारी इनकम हो रही थी। तो जो बिल्डिंग रेंट पे ले रखा था उसने हमको 31 मार्च 18 में रेंट दिया, और रेंट कैसा किस मंथ का था? वो था अप्रैल मंथ का रेंट। यहाँ पे एक ईयर ख़त्म हो गया लेकिन दूसरा ईयर यहीं से स्टार्ट हो गया, और उसने जो पेमेंट किया वो किस ईयर का किया? अप्रैल 18 का। जो रेंट का इसने पेमेंट किया वो किस मंथ का किया? अप्रैल 18 का। लेकिन बुकें क्लोज कर रहे हैं हम आज, पेमेंट तो मुझे आज ही मिल गया, तो आज अकाउंट में अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अपने बुकों में क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो इनकम हमको एडवांस में रिसीव हो गई हो। देखो यहाँ पे एडवांस में रिसीव, अप्रैल की इनकम, अप्रैल का जो पेमेंट था मुझे आज ही 31 मार्च 18 में ही मिल गया है। तो ठीक है, ये क्या है? अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट करो तो क्या हो जाएगा? इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है? एक डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन मैं क्वेश्चन के साथ में बता दूंगा। तो चलो एक क्वेश्चन आज इसका करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसकी हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है आपकी बुक का, टी.एस. अग्रवाल की। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री आर राजन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एडजस्टमेंट गिवन बिलो। अब देखो नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं ट्रायल बैलेंस में, और सबसे लास्ट में यहाँ पे दिया गया एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑन 31 मार्च, नंबर 1 पे देखो 2018 वाज वैल्यूड एट 15,000। तो एक जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, वो वैल्यू किया गया 15,000 पे। इंश्योरेंस वाज प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड था, पहले से पे किया गया था टू द एक्सटेंट ऑफ 400 का इंश्योरेंस पहले ही पे किया गया। तो ट्रायल बैलेंस में आ जाओ, ट्रायल बैलेंस में जहाँ पे इंश्योरेंस दिया गया है वहाँ पे उस पर हल्का सा टिक या थोड़ा सा ब्लैक पेन से एक मार्क कर लो कि कौन कौन सा हमको एडजस्टमेंट करना है, ताकि हम ट्रायल बैलेंस देखते जाएं और एडजस्टमेंट करते जाएं, कोई एडजस्टमेंट हमारा छूटे नहीं। तो सबसे पहले टिक कर लिया हमने, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दिया गया है, एक टिक कर लिया इस पर। जैसे ही आएगा हम चेक कर लेंगे कि इस पर कौन सी हमको एडजस्टमेंट करनी है। इसके बाद में है थर्ड नंबर पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज वर सैलरीज। देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, देना बाकी था, दिया नहीं गया 2000, एंड टैक्सेस 1300, ये भी नहीं दिया गया है। तो 1300 रुपये का टैक्स और 2000 रुपये की सैलरी, ये भी देना बाकी है, दिया नहीं गया है। तो आ जाते हैं फिर से वहीं पे, देखो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है, इस पर आप टिक कर लीजिए फिर से 2000 रुपीज़, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट होना है, और एक सैलरी पे टिक कर लीजिए, सैलरी पे भी एक आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट होगा। नंबर 4 पे आइए, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 2% पर एनम। बिल्डिंग जहाँ भी है उसको थोड़ा सा टिक कर दीजिए, और इस पे जो है हमको एक डेप्रिशिएशन लगाना है 2% का। ठीक है, बिल्डिंग पे 2% डेप्रिशिएशन लगेगा। डेप्रिशिएशन कैसे लगता है और कैसे चार्ज किया जाएगा अभी ये भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए लिखा आर राजन कैपिटल 2,90,000। कैपिटल सभी को पता है, ये बैलेंस शीट है हमारी, एज एट 31 मार्च 18। ठीक है, ये लाइबिलिटी का कॉलम है, स्पीड में तो गड़बड़ हो जाता है सब, और ये एसेट का कॉलम है। ठीक है, चलो सबसे पहले कैपिटल दे रखी है, कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। कैपिटल 2,90,000। नेक्स्ट है ड्राइंग, इन्होंने ड्राइंग की है, आर राजन ड्राइंग, ड्राइंग डाल दो यहाँ पे। कितनी ड्राइंग किया है इन्होंने? 7,600 ये ड्राइंग। अब है परचेस, टू परचेस, सभी को पता है परचेस कितने का है? 89,000। नेक्स्ट है सेल्स,
सेल्स कितने का हुआ है? 150 लाख। उसके बाद में सेल्स रिटर्न, इसमें से कुछ रिटर्न आ गया है, माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न कितना हुआ है? 2800, ठीक है, रिटर्न हो गया। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न 4500। नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 12,000। स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, टू ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है वेजेस, टू वेजेस। अब नहीं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, पता होगा आप सभी लोगों को। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है और ट्रेडिंग अकाउंट में आता है 8,000। नेक्स्ट है बिल्डिंग, $2,20,000। बिल्डिंग पे एक एडजस्टमेंट बोला है क्वेश्चन ने, और वो एडजस्टमेंट है बिल्डिंग पे 2% का डेप्रीशिएशन लगाना। तो डेप्रीशिएशन मीन्स बिल्डिंग की वैल्यू, डेप्रीशिएट मीन्स डेप्रीशिएशन होता है ह्रास लगाना, ठीक है। और जिस चीज पर डेप्रीशिएशन लग जाएगा उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, ठीक है। तो 2% का डेप्रीशिएशन मतलब 2% से हमारी बिल्डिंग डाउन हो रही है। तो देखो 2,20,000 का डेप्रीशिएशन, 2,20,000 सभी को निकालना आता होगा परसेंट, 2%, 2 डिवाइड बाई 100, सॉल्व कर लो जरा। 0 कितना बच गया? 22 दूना 44, 4400। तो 4400 से हमारी वैल्यू कम हो जाएगी बिल्डिंग की, तो लेस डेप्रीशिएशन। यहां पे डेप्रीशिएशन सिर्फ लेस किया गया है, डेप्रीशिएशन 4400, ठीक है। अब देखो जो डेप्रीशिएशन यहां आया वो क्या हुआ? नुकसान हो गया ना, तो कहां आता है? P&L में आएगा। 2 freight and carriage, 2 freight and carriage। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, 2 ट्रेड एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट है इंटरेस्ट, और देखो इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट में दे रखा है, इसका मतलब हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो क्या हो जाएगा? ये अदर इनकम है बाय इंटरेस्ट, 3500। ये चीज हमेशा देख के रखना कि क्रेडिट में इंटरेस्ट दिखा रहा है या डेबिट में। डेबिट में है तो हमने पे किया है और क्रेडिट में है तो हमको मिला है, ठीक है, 3500। नेक्स्ट है टैक्स एंड इंश्योरेंस, इस पे एक एडजस्टमेंट करना है, 2 टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। कितने का टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है? 1300 रुपये का। और देखो इसमें 400 का प्रीपेड इंश्योरेंस बाद प्रीपेड टू द एक्सटेंट 400। देखो 400 का प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, तो लेस करो इसी में से, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि पहले से दे रखा है तो इसमें से लेस करेंगे। कितना बच गया? $900। और एक चीज इसमें और एडजस्टमेंट एक है, डबल पॉइंट है तो एक एडजस्टमेंट और लगा, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, वो अभी देना बाकी है तो ऐड कर लेंगे इसमें।
टोटल कितना हो गया? 2200। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्स 65,000 और क्रेडिटर्स 12,000। डिटर्स है 65,000 के और क्रेडिटर्स हैं 12,000 के। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल है 15,000 का और बिल्स पेबल है 7,000 का। तो बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है और बिल्स रिसीवेबल 15,000 एसेट होता है। नेक्स्ट है कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। कैश एट बैंक है 12,000 और इन हैंड है 19,000। कैश एट बैंक एंड कैश एट हैंड, बैंक में 12,000 रुपये पड़ा हुआ है और हमारे पास 19,000। नेक्स्ट है सैलरीज, टू सैलरी। सैलरीज है 8,000 बट इस पे एक एडजस्टमेंट दे रखा है। देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करेंगे क्योंकि अभी दिया नहीं, देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, कितना 2,000। क्या है ये? लाइबिलिटी है। 8,000 तो दे दिया सैलरी बट अभी 2,000 देना बाकी है। लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी कॉलम में आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। $2,000 और कुछ आउटस्टैंडिंग था, देख लेते हैं। हाँ, एक ये देखो आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, टैक्सेस आउटस्टैंडिंग था 1,300 रुपए का। कुछ प्रीपेड हमने पहले ही दे दिया था। क्या दिया था? प्रीपेड। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिया था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है हमारा। $400। क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है, सभी को पता है क्लोजिंग स्टॉक हमारा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक आई थिंक 15,000। एसेट में स्टॉक 15,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं साथ में। पहले अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। 1,50,000 से 28,000 माइनस कर दो, सॉरी 1,50 माइनस 2800, 1,47,200 प्लस 15,000 जोड़ लो इसमें, 1,47,200 प्लस 15 और जोड़ लो, ये हो गया 1,62,200, 1,62,200। जबान फिसल जाती है। इधर क्या हो गया? देखो 12,000 ओपनिंग स्टॉक है प्लस 8,000। अच्छा ये अभी इसको पहले माइनस करो। 89,000 माइनस 4,500 का स्टॉक वापस हुआ, तो ये बच गया 84,500। अब 84,500 प्लस 12,000 एंड प्लस 8,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,24,500 माइनस 1,62,200 इज इक्वल टू 37,700। ये क्या आ गया? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया 162,200। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में बाई ग्रॉस प्रॉफिट 37,700 प्लस 3,500, तो ये हो गया 41,200, 41,200। ऐड करो 4,400 प्लस 2,000
प्लस 2400 4400 प्लस 2000 प्लस 2400 प्लस 2200 प्लस 10,000, ये हो गया 21,000 माइनस 41,200, 41,200, ये हो गया 20,200, ये निकल के आ गया हमारा टू नेट प्रॉफिट। और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल में, तो कैपिटल में ऐड कर लो 20,200, इसको पहले माइनस करो 2,90,000 लेस ड्राइंग 7,600, ये आया हमारा 2,82,400, 2,82,400। इसमें ऐड कर लेते हैं अब नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 20,200, 20,200 कितना हो गया, ये जोड़ लो 2,82,400 प्लस 20,200, ये हो गया 3,02,600। ऐड करो दोनों साइड, अभी बराबर आ जाएगा। तो देखो 3,26,00 प्लस 12,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 1,300, ये हो गया 3,24,900। इधर भी इतनी आएगा 60, 2,20,000 लेस कर दो 4,400 डेप्रिशिएशन, तो ये बच गया हमारे पास में 2,15,600 प्लस 65,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 19,000 प्लस 400 एंड प्लस 15,000, 3,42,000। गड़बड़ कर दिया। एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसीलिए ये 1900 है ये 1900 है, इसकी वजह से आंसर नहीं, इसको मैंने 19,000 लिख दिया था, सॉरी इसके लिए। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो थोड़ी सी मिस्टेक से क्वेश्चन फंस गया था और तुरंत पता भी चल गया कि कहीं क्वेश्चन गड़बड़ है। तो ये प्रॉफिट होता है हमारा बैलेंस शीट का। अब देखो अब बराबर आ जाएगा 2,15,000 प्लस 65,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 1,900 एंड प्लस 400 एंड प्लस 15,000, ये हो गया 3,24,300, 3,24,900। फिर से चेक कर लेते हैं 2,15,600 प्लस 65,000 एंड प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 900 प्लस 400 एंड प्लस 3,24,900। ठीक है, तो बोथ साइड इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक सबको बाय बाय।